अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मोहम्मद अजमल जाट एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम टॉपिक नंबर सेकंड को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके पास है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। इसका कंसेप्ट देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस समझाऊंगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। आप ज़रा देखें स्टूडेंट, अब ग्राफ में एनिमेटेड वीडियो में कि आपके पास नेगेटिव जो है पॉजिटिव प्लेट से किस तरह नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ये बैटरी जो पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है। तो ये शुरू में देखा था आपने, बड़ी स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं। शुरू से जो है चार्जिंग जो है इनकी बड़ी फ़ौरन स्पीड से हुई, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही इसमें पॉजिटिव चार्ज जो बढ़ रहा है प्लेट के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो ये उन इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इनकी स्पीड कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर की जो चार्जिंग है वो बड़ी एट ए टाइम, एक ही टाइम में इंक्रीज़ नहीं हो जाती, बल्कि ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती है। ग्रेजुअली ये मतलब कि चार्ज होता है। अब इस दूसरी साइड पे आप क्यू और टी का ग्राफ दे सकते हैं। टी आपके पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और क्यू आपके पास वाई एक्सिस है। तो इस पर ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ भी आपका जो है ना चार्जिंग का ग्राफ बढ़ रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है इसमें इंक्रीज़ हो, मैक्सिमम वैल्यू इसमें चार्ज होगी। अब ज़रा स्टूडेंट हम देखते हैं डिस्चार्जिंग का, कि आप ज़रा पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज किया और रेजिस्टेंस यूज़ किया, तो वहाँ पे शुरू में देखें बड़ी स्पीड से इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से मूव करते हैं। मतलब कि ये कह सकते हैं कि डिस्चार्जिंग टाइम शुरू में बहुत ज़्यादा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता तो डिस्चार्जिंग टाइम भी कम होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बच जाता है, उसी इलेक्ट्रॉन को दोबारा अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से इनकी स्पीड लो हो जाती है, स्लो हो जाती है। और दूसरी साइड से स्टूडेंट देख सकते हैं ग्राफ, इसमें जो ग्राफ है डिस्चार्जिंग में, वो करंट और टी के दरमियान में, करंट मैक्सिमम था तो इसलिए हाई से शुरू हुआ है, और यहाँ पे टी जो है ये टाइम है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे यहाँ से जो सारा जो कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। ये ग्राफ ही शो कर रहा है, यहाँ से ग्राफ जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग हाई से शुरू हो रहा है, क्योंकि करंट मैक्सिमम था, और फिर ये लो की तरफ जा रहा है। तो ये स्टूडेंट क्या कहते हैं, डिस्चार्जिंग का ग्राफ आप देख रहे हैं। अब आप देखते हैं कि चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर वो क्या है और आरसी सर्किट क्या है। RC circuit, many electric circuit consist of a both capacitor and resistor called RC circuit। स्टूडेंट आप ज़रा फिगर में देख सकते हैं कि आपके पास अगर एक बैटरी है, बैटरी के साथ सीरीज़ में अगर आप रेजिस्टेंस को लगा दें, एक कैपेसिटर को लगा दें, तो ये आपके पास RC सर्किट कहलाता है। तो RC सर्किट में आप स्टूडेंट इसकी कंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं कि आपके पास एक वोल्ट बैटरी है, जिसमें V0 मैक्सिमम करंट को शो कर रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज को शो कर रहा है, और ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे ये कैपेसिटर है, जिस पे नेगेटिव बैटरी के साथ अटैच है, तो नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव प्लेट जो पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल के साथ अटैच है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब स्टूडेंट ज़रा हम देखते हैं कि सर्किट के दो हिस्से हैं आपके पास। एक पहला हिस्सा स्टूडेंट है कि आपके पास ये जो स्विच है, ये स्विच अब ज़रा अगर ए टर्मिनल के साथ अटैच है, तो ये एक सर्किट का ये वाला हिस्सा यूज़ होगा, जिसके साथ बैटरी अटैच है। करंट पॉजिटिव प्लेट से शुरू होगा और इस करंट की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। अगर स्टूडेंट हम ये जो एस को बी के साथ अटैच कर दें, ठीक है, बी के साथ अटैच करेंगे तो सर्किट का ये वाला हिस्सा इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगी। वो कैसे स्टार्ट होगी उसको हम ज़रा देखते हैं। ओके, व्हेन स्विच एस इज एट टर्मिनल ए, RC combination is connected to a battery of voltage V0 which start charging the capacitor through our resistance R। स्टूडेंट जैसे ही हम इस स्विच S को A के साथ अटैच करते हैं, इस टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं, तो ये बैटरी के साथ अटैच है। नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव प्लेट पे कैपेसिटर की पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के साथ अटैच है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, ये कैपेसिटर जो है ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल से जो कन्वेंशनल करंट है वो मूव करेगा, कैपेसिटर को चार्ज करेगा, ठीक है। और इसी तरह ये कैपेसिटर जो है ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट ये रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं? अगर हम कोई हाई वोल्टेज पे चलने वाली जो चीज़ें होती हैं, जिस तरह पंखा है, अगर करंट ज़्यादा पे चलने वाली जो चीज़ें होती हैं, या फ्रीज़र है, तो या मोटर है, तो उनमें हम जो है ना उनको जल ना जाएँ, वो ख़राब ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, इसलिए हम रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। और कैपेसिटर को भी हमने डैमेज होने से बचाना है, इसलिए हम रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब ज़रा कंस्ट्रक्शन के बाद देखते हैं कि आपके पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर क्या है। ये आपने फिगर में वीडियो में भी देखा था, लेकिन इसमें ज़रा देखें, इसको हम मज़ीद स्टडी करते हैं। कैपेसिटर इज़ नॉट चार्ज इमीडिएटली, rather charge build up gradually to the equilibrium value of Q0 is equal to CV। स्टूडेंट हमने देखा था कि आपके पास जो कैपेसिटर है वो एक ही बार चार्ज नहीं हो जाता, उसको टाइम लगता है, वो टाइम के साथ साथ वो चार्ज होता है। शुरू में उसकी चार्जिंग स्पीड आपने देखी थी ज़्यादा है, और फिर बाद में जो है इक्विलिब्रियम की वजह से, इक्विलिब्रियम क्या है कि जो पॉजिटिव प्लेट पे ज़्यादा पॉजिटिव बच जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो पॉजिटिव इसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं जो जा रहा होता है दूसरी नेगेटिव वाली साइड पे, तो इसलिए इनकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है।
तो स्टूडेंट ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास स्मॉल आर सी है और ये आपके पास लार्ज आर सी है। द ग्रोथ ऑफ अ चार्ज विद टाइम फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंस इज शो इन फिगर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे अगर सी वी नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट का मतलब है कि यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज होगा। स्टूडेंट जैसे ही यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये आपके पास ग्राफ है, ये टी अलॉन्ग वाई एक्स एक्सिस से लिया गया है। टी अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्यों लिया गया है? क्योंकि ये टी इंडिपेंडेंट है और क्यू है ये डिपेंड कर रहा है टाइम पे, तो इसलिए क्यू का वाई के अलॉन्ग लिया है। स्टूडेंट अक्सर जो है ना ग्राफ आता है इसी का, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का, जो प्रैक्टिकल में हमेशा ग्राफ आता है उसमें यही कहते हैं क्यू और टी का ग्राफ बनाएं, क्यू और टी का ग्राफ बनाएं। तो आपने ये नहीं बताया जाएगा आपको कि क्यू को आपने वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेना है, तो आपने क्यू को वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले लेना है और टी की वैल्यू जो है आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेना है, और टी और वी की क्यू की वैल्यू आपको गिवन होगी वहाँ पे, तो आप उसका ग्राफ बना के अपने प्रैक्टिकल का जो ये क्वेश्चन 20 नंबर का सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब स्टूडेंट ज़रा ये देखें लार्ज आर सी और स्मॉल आर सी, ये इसका जो है ये मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ ये क्या है। तो ये उसके बाद हम देखते हैं ज़रा कि ये आपके पास जो शुरू में देखें जो लार्ज स्मॉल आर सी है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू जो है वो कम है, ठीक है। ये टाइम यहाँ पे 1 सेकंड के लिए लिया जाए तो आपके पास स्मॉल आर सी होता है। तो यहाँ पे ज़रा देखें शुरू में इसकी क्यू और टी की वैल्यू ज़्यादा थी और आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू कम होती गई, और जैसे ही यहाँ पे वैल्यू इसकी पहुँची तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ जो है ना ये यूनिफॉर्म शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि यहाँ पे कैपेसिटर आपका फुल चार्ज हो गया और मज़ीद कैपेसिटर आपका चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह अगर इस लार्ज आरसी लें तो यहाँ पे इसका जाके कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है कम टाइम के लिए। तो एक बात याद रखना कि लार्ज आरसी ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस के करीब होती है, ये एक्स एक्सिस है, और जो आपके पास स्मॉल आरसी है ये वाई एक्सिस के करीब होती है। इसको हम आगे जाके स्टडी करते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, शुरू में स्टूडेंट आपने देखा था Q इज इक्वल टू 0 एंड T इज इक्वल टू 0 एंड इंक्रीज ग्रेजुअली विद टाइम टिल इट रीच इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू। शुरू में यहाँ पे भी Q की वैल्यू 0 थी और T की वैल्यू भी 0 थी शुरू में यहाँ पे, और आहिस्ता आहिस्ता ये देखो टाइम भी बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर आपके पास 1 सेकेंड है, यहाँ पे 0 सेकेंड है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये ज़रा ये देखें यहाँ पे कैपेसिटर जो है 1 सेकेंड पे कितना चार्ज हुआ है? 0.63% इतना चार्ज हुआ है। और अगर आप 2 सेकंड में देखें तो आपका कैपेसिटर इतना चार्ज होगा, ठीक है यहाँ पे, और 3 सेकंड भी आप देख सकते हैं इसी तरह का आपका कैपेसिटर मज़ीद जो है वो चार्ज नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है कि आपका कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया है। ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम वेरी स्मॉल होता है। ओके, अब ज़रा देखते हैं हम द वोल्टेज वी अक्रॉस द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग Q बाय C। वोल्टेज को फाइंड कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट? आप ये रिलेशन देख लें, आपके इस वोल्टेज को फाइंड करने का रिलेशन है आपके पास, ये V इज इक्वल टू Q ओवर C के रिलेशन से आप वोल्टेज फाइंड कर सकते हो। Q आपके पास चार्ज है, C कैपेसिटेंसी है, V आप निकाल सकते हैं। जी स्टूडेंट, टाइम कांस्टेंट को हम स्टडी करने के लिए देखते हैं कि टाइम कांस्टेंट क्या है। टाइम कांस्टेंट क्या है जी? हाउ फास्ट और स्लो अ कैपेसिटर इज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड अ कैपेसिटेंस यूज्ड इन द सर्किट। ये डिपेंड करता है, जो आपने सर्किट देखा था जिसमें आपके पास कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो टाइम कांस्टेंट है वो कितना है, कैपेसिटर की जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टाइम कितना है। ओके स्टूडेंट, अब ज़रा ये देखते हैं कि इसकी डेफिनेशंस क्या है टाइम कांस्टेंट की। इसकी 3 डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन आप ये बना सकते हो कि द प्रोडक्ट ऑफ R एंड C इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ R एंड C, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, इज इक्वल टू T, दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। इसको हम प्रूव भी करेंगे नेक्स्ट पेज में। अब ज़रा इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें, एज टाइम कांस्टेंट एज टाइम रिक्वायर्ड बाय अ कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम द इक्विलिब्रियम चार्ज। कि आपके पास इतना टाइम हो, इतना टाइम आपको रिक्वायर्ड हो कि आपके पास 0.63 टाइम आपका कैपेसिटर चार्ज डिपॉजिट कर दे। या फिर इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन इसी की बना लें स्टूडेंट, ये टाइम कांस्टेंट क्या है? टाइम कांस्टेंट, अगर आपका कैपेसिटर 63% चार्ज होने में जितना टाइम ले उसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। द टाइम रिक्वायर्ड अ कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम द इक्विलिब्रियम चार्ज Q नॉट। एक तो डेफिनेशन ये आपने पढ़ी। दूसरी डेफिनेशन आप ये कर सकते हो कि आपके कैपेसिटर को 63% चार्ज होने में जितना टाइम लगे वो आपके पास RC सर्किट कहलाता है। ओके स्टूडेंट, अब ज़रा इसकी हम कंप्लीट RC सर्किट का प्रूफ क्या है
और इसके बाद जो है ये लार्ज आर सी, स्मॉल आर सी क्या है, इसको मैं आपको एक पेज पे शो करता हूँ, एक पेज पे इसको प्रूव करते हैं हम। जी स्टूडेंट, अब ज़रा ये देखिए ये आर सी कॉन्स्टेंट क्या है, इसको देखते हैं कि आर सी कॉन्स्टेंट क्या है। ज़रा ये देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास लिखा हुआ है आर सी इज़ इक्वल टू टी। इसको मैं प्रूव भी करता हूँ, प्रूव दैट आर सी इज़ इक्वल टू टू। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये एमसीक्यू भी बनता है। आर का यूनिट स्टूडेंट क्या होता है, ओम, और सी का यूनिट क्या होता है, फैरड, और टी का यूनिट क्या होता है, एस। ये जो मैंने लिखा है फैरड एफ इज़ इक्वल टू एस। पहले स्टूडेंट प्रूव करते हैं इसको कि आर सी सर्कल आर सी का जो प्रोडक्ट है वो टी के इक्वल होता है। ये आर सी हमने ले लिया, आर क्रॉस सी। आर का यूनिट स्टूडेंट क्या होता है, वी ओवर आई, ठीक है, रेजिस्टेंस है। और सी का यूनिट क्या होता है, क्यू ओवर वी। यहाँ से स्टूडेंट वी से कैंसिल कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू ओवर आई इज इक्वल टू क्यू, सॉरी क्यू ओवर आई। ये आपको क्या कहते हैं, ये किसके इक्वल होता है, क्यू ओवर आई। ये आप देख सकते हैं कि क्यू की वैल्यू है वो आई टी के इक्वल है। आई टी की वैल्यू स्टूडेंट ये क्यू में पुट करें तो आपके पास आई टी डिवाइडेड बाय आई आ जाएगा, आई से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास टी बच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आर सी इज इक्वल टू टी, ये हमने प्रूव कर दिया कि टी इज इक्वल टू आर सी जो प्रोडक्ट है वो टाइम के इक्वल होता है। जिस तरह ये लिख दीजिए आर सी इज इक्वल टू टाइम के इक्वल। तो ये जो टाइम है स्टूडेंट, आर सी का जो प्रोडक्ट है टाइम के इक्वल होता है, इसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से एक और पॉइंट याद रखना कि आपका ये थोड़ा सा मास्टर लेवल का है। जैसे ये मैंने सर्किट आपको फिगर में दिखाया, आपने लेक्चर में देखा, तो ये Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। आर सी आपके पास स्टूडेंट टी के इक्वल है और क्यू नॉट आपके पास मैक्सिमम करंट है, ठीक है। और ये किसके इक्वल आता है, ये सारा रिजल्ट, ये हम रिजल्ट निकालते हैं कि इसमें जो आपके पास एक्सपोनेंशियल पावर है 2.71 की वैल्यू पुट करें तो आपके पास 63% आता है, 0.63। ये प्रूव है, आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इस मेथड से कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। ओके, अब स्टूडेंट ज़रा फिगर में देखें, ज़रा ये ग्राफ यहाँ पे समझा दिया है। मैंने बोला था ना वहाँ के आपने टी लिया हुआ है, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस टी लिया है, अलॉन्ग वाई एक्सिस आपने क्यू लिया है। लार्ज आर सी क्या होता है और स्मॉल आर सी क्या होता है, उसको ज़रा हमने थोड़ा डिटेल से समझना है। स्टूडेंट अगर 1 आर सी है तो वो इक्वल है, ये हमने सपोज किया हुआ है, मतलब कि वैल्यू अगर आपने ली हुई है 1 आर सी है तो 63% की इक्वल होगा। 2 आर सी होगा तो आपके पास 86% की इक्वल होगा। 3 आर सी होगा तो आपके पास 94% के इक्वल होगा। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि 98% की इक्वल होगा अगर आपके पास 4 आर सी होगा। यहाँ पे आर सी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अब ज़रा ये देखिए, स्मॉल आर सी ये वाली वैल्यू है और लार्ज आर सी आपके पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है। स्मॉल आर सी में देखिए स्टूडेंट, हमारा जो कैपेसिटर है वो 63% चार्ज हुआ है। ये स्मॉल आर सी किसे कहते हैं, स्मॉल आर सी ये आपके पास है अगर आपके पास आर सी की वैल्यू जो है वो इक्वल हो 1 सेकंड के, क्योंकि ये आप यहाँ पे जो टाइम ले रहे हो स्टूडेंट, ये 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3, 4, 5 ये आर सी है, ये 1 आर सी है तो ये स्मॉल आर सी है। स्मॉल आर सी पे देखो तो आपके पास ये वैल्यू होती है 63% 1 आर सी पे, ठीक है। आप यहाँ पे लगा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं कि आपके पास जो ये 1 आर सी है, ये आप ग्राफ में देख सकते हो, ये 1 आर सी आपके इक्वल है 63% के, ठीक है। और इसी तरह 2 आर सी देखें तो आपके पास कितने परसेंट होगी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये आपके पास 86% की इक्वल होगी। इसी तरह ये 3 आर सी आपके पास किसकी इक्वल होगी, इसी तरह 4 आर सी का ये ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। शुरू में करंट जो है आपको पता है कैपेसिटर स्पीड से चार्ज होता है, फिर ऐसा ग्रेजुअली क्या होता है, ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होना शुरू हो जाता है, जो है इक्विलिब्रियम फोर्स है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, जो दोनों साइड में फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन फोर्स लगाने की वजह से। तो अब स्टूडेंट ज़रा यहाँ से आपको ये देखना है कि आर सी स्मॉल और आर सी लार्ज क्या है। अगर स्टूडेंट हम आर सी इज इक्वल टू टी था ना, हमने ये स्टडी किया, अगर टी आप 5 सेकंड ले लो, आर सी ये जो टाइम है ये अगर आप 5 सेकंड ले लो तो फिर आपके पास लार्ज आर सी होगी। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 से लेकर 5 तक लिया हुआ है टाइम, तो ये आपके पास स्मॉल आर सी है। अगर आप ये 1 सेकंड के लिए है, ये सारा कुछ जो है ये 1 सेकंड के लिए है स्टूडेंट। अगर आप 5 सेकंड ले लो, 4 सेकंड ले लो, तो वो आपके पास लार्ज आर सी बनेगी। उसके लिए आप ग्राफ ये शो करोगे। लार्ज आर सी के लिए ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, एक्स एक्सिस के करीब होता है, और वाई जो स्मॉल आर सी के लिए जो है आपके पास ग्राफ जो है वो वाई के करीब होता है। ये बात आप समझ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा।
जी स्टूडेंट, अब हम ज़रा डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर वो क्या है। स्टूडेंट, शुरू में आपने देखा था कि ये जो टर्मिनल एस है ये वही ग्राफ है, ये वही आपके पास डायग्राम है इसका, वही सर्किट है जिसमें आपके पास शुरू में जो है जब चार्जिंग की थी तो आपके पास ये जो टर्मिनल है ये ए के साथ अटैच था, तो ये वाला सर्किट यूज़ हो रहा था। इसको हमने देखा कि कैसे ये चार्ज करता है। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या है, अब ये कैपेसिटर का जो टर्मिनल एस है, ये स्विच एस है, ये बी के साथ अटैच कर दिया है, बैटरी से डिसकनेक्ट हो गया है। अब बैटरी के साथ कनेक्ट है तो आप करंट कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से करंट मूव करेगा। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन जो है ये देख सकते हैं, इसी तरह नेगेटिव प्लेट पे जाके स्टॉप होगा, पॉजिटिव प्लेट से स्टार्ट होगा, नेगेटिव एंड होगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन में करंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये आपके पास यहाँ पे 12, यहाँ पे आपके 11, 10, 9, 6, 1 तक ये जो है एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, और अगर आपके पास अपोजिट में हो तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो स्टूडेंट देखते हैं, द स्विच एस इज सेट एट अ पॉइंट बी सो दैट charge positive Q on the left plate can flow anti-clockwise through the resistance and neutralize the charge negative Q on right plate। स्टूडेंट, ये डेफिनेशन में भी आपने देखा था कि कैसे पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और रेजिस्टेंस के फिलामेंट्स अगर बल्ब यूज़ कर रहे हो तो फिलामेंट्स के साथ टकराते हैं, तो वहाँ पे आप फिलामेंट उसकी एनर्जी जो है फिलामेंट में यूज़ होती है। तो फिर शुरू में इनकी वैल्यू क्या होती थी स्टूडेंट, बड़ी स्पीड में डिस्चार्जिंग हो रहे होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी वैल्यू क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि कैपेसिटर पे पॉजिटिव प्लेट बच जाता है, वो उनको दोबारा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब ज़रा इसको हम मज़ीद देखते हैं आगे इसके ग्राफ में, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर में। द ग्राफ शो दैट डिस्चार्जिंग बिगेन्स एट t इज इक्वल टू 0 व्हेन q इज इक्वल टू CV0 एंड डिक्रीजेज ग्रेजुअली टू 0। स्टूडेंट, यहाँ पे जो q है या करंट है, ये आपके पास अब मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पे Q की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट क्या है, मैक्सिमम CV0, क्योंकि कैपेसिटर आपका चार्ज हो चुका था, अब हम उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो अब अगर हम डिस्चार्ज कर रहे हैं स्टूडेंट, तो इसके लिए आप ज़रा देख सकते हो कि ग्राफ आपका यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पे ये ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। यहाँ पे भी आपके पास एक लार्ज RC और स्मॉल RC। स्मॉल RC में आपने अगर आप टाइम को 5 सेकंड ले लेते हो स्टूडेंट, तो आपके पास लार्ज RC होगा। अगर आप टाइम को 1 सेकंड के लिए ले लेते हो तो आपके पास स्मॉल RC होगा। स्मॉल RC स्टूडेंट आपके पास ये वाली फिगर शो होगी, और लार्ज RC के लिए आप 5 सेकंड ले लो, 7 सेकंड ले लो, ज़्यादा जितना टाइम ज़्यादा लोगे RC की वैल्यू उतनी ज़्यादा हो जाएगी। उसको हम लार्ज कहते हैं, लार्ज RC कहते हैं, क्योंकि आपने पीछे देखा था कि लार्ज RC किसे कहते हैं, लार्ज RC इज इक्वल टू T के इक्वल होता है। टाइम जितना ज़्यादा लोगे स्टूडेंट उतना ज़्यादा उसकी लार्ज RC होगी। ओके, अब ज़रा ये देखते हैं कि स्मॉलर वैल्यू ऑफ द टाइम कांस्टेंट RC लीड टू मोर रैपिडली डिस्चार्ज। जितना ज़्यादा स्मॉलर वैल्यू ऑफ टाइम होगी, RC की वैल्यू स्टूडेंट जितनी स्मॉल होगी उतनी जल्दी हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, उतनी ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज होगा। अगर जैसे जैसे आप लार्ज RC ले लेते हो, टाइम ज़्यादा ले लेते हो स्टूडेंट, तो हमारा कैपेसिटर को टाइम ज़्यादा लगेगा डिस्चार्ज होने में। इसी तरह चार्जिंग का हिसाब है कि चार्जिंग में अगर RC आपके पास स्मॉल है तो आपका जो है, आपने देखा था कि उसमें ग्राफ में भी आपके पास अगर टाइम स्मॉल है तो आपके पास कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा। अगर टाइम लार्ज है तो कैपेसिटर आपका थोड़ा टाइम लेगा चार्जिंग होने में और डिस्चार्जिंग होने में। ठीक है स्टूडेंट, अब ज़रा इसकी एप्लीकेशन में भी स्टूडेंट आपने देखा था कि इसको अप्लाई कर सकते हैं। चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो प्रोसेस है वो यूज़ करते हैं हम, पंखे में भी यूज़ करते हैं, और उसके बाद आपने देखा था कि आप यूज़ करते हो किसी मोटर में या फ्रीज़र में ये यूज़ करते हैं, वहाँ पे कैपेसिटर करंट के साथ चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा होता है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग का आपने देखा था स्टूडेंट कि आपके पास करंट की जो वैल्यू है वो इस तरह चेंज होती है। ठीक है, जब करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है तो कैपेसिटर चार्जिंग होता है। जब करंट की वैल्यू 0 होती है, मिनिमम होती है, उस वक्त आपका कैपेसिटर वर्क करता है और पंखे को या मोटर को रन कर रहा होता है, कंटिन्यू वो रन कर रहे होते हैं और कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज हो जाता है। यहाँ पे फिर कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर कैपेसिटर यहाँ पे डिस्चार्ज होगा, यहाँ पे फिर कैपेसिटर चार्ज होगा, और इसी तरह यहाँ पे जब करंट की वैल्यू मिनिमम होगी तो कैपेसिटर आपका वर्क करेगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट ये वर्क करता है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, अलग अलग इनकी एप्लीकेशन है। ये आप देख सकते हैं कि आपके पास एक एप्लीकेशन है, द चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इनेबल सम windshield wipers of a car to be used intermittently during light trial। और दूसरी एप्लीकेशन स्टूडेंट आप देख सकते हो, इन दिस मोड ऑफ ऑपरेशन द वाइपर्स रिमेन्स ऑफ फॉर अ वाइल एंड देन टर्न ऑन briefly। द टाइमिंग ऑफ वन
ऑन ऑफ साइकिल इज़ डिटरमाइंड बाय टाइम कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंट कैपेसिटर कम्बिनेशन। स्टूडेंट इसमें टाइम ऑन ऑफ का ये आप ऐसे बीएससी में स्टडी करेंगे, ये एक एप्लीकेशन है, इसको माइंड में रख ले। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे पास एक्सरसाइज के इसमें जो है इसके बाद एक्सरसाइज का टॉपिक होगा, वो आपको इंशाल्लाह शाम तक मैं सेंड कर दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।